आज की कहानी है गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। NCERT बुक अंडर 12 चैप्टर 5 गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। उन दिनों मेरे भाई बलराज सेवाग्राम में रहते थे, जहां वह नई तालीम पत्रिका के सह संपादक के रूप में काम कर रहे थे। यह सन 1938 के आसपास की बात है, जिस साल कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कुछ दिन उनके साथ बिता पाने के लिए मैं उनके पास चला गया था। रेलगाड़ी वर्धा स्टेशन पर रुकती थी। वहां से लगभग 5 मील दूर सेवाग्राम तक का फासला इक्के या तांगे में बैठकर तय करना होता था। मैं देर रात सेवाग्राम पहुंचा। एक तो सड़क कच्ची थी, इस पर घुप्पा अंधेरा था। उन दिनों सड़क पर कोई रोशनी नहीं हुआ करती थी। रात देर तक हम बतियाते रहे। भाई ने बताया कि गांधी जी प्रातः 7 बजे घूमने निकलते हैं। इधर हमारे क्वार्टर के सामने से ही वह जाएंगे। कोई भी उनके साथ जा सकता है। तुम भी मन आए तो चले जाना। मैं सकुचाया। मैं अकेला उनकी पार्टी के साथ कैसे जा मिलूं? तुम भी साथ चलो, मैं तो रोज ही उन्हें देखता हूँ। भाई ने करवट बदलते हुए कहा, फिर बोला, अच्छा चलूंगा। दूसरे दिन मैं तड़के ही उठ बैठा और कच्ची सड़क पर आंखें गाड़े गांधी जी की राह देखने लगा। 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। उन पर नजर पड़ते ही मैं पुलक उठा। गांधी जी हूबहू वैसे ही लग रहे थे जैसा उन्हें चित्रों में देखा था। यहाँ तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी परिचित सी लगी। बलराज अभी भी बेसुध सो रहे थे। हम रात देर तक बातें करते रहे थे। मैं उतावला हो रहा था। आखिर मुझसे न रहा गया और मैंने झिंझोड़कर उसे जगाया। उठो यार, गांधी जी तो आगे भी निकल गए। मैंने तो कहा था तुम अपने आप चले जाना। बलराज आंखें मलते हुए उठ बैठे। मैं अकेला कैसे जाता? जिस समय हम बाहर निकले, गांधी जी की पार्टी काफी दूर जा चुकी थी। चिंता नहीं करो, हम उनसे जा मिलेंगे और वापसी पर तो उनके साथ ही होंगे। आखिर हम कदम बढ़ाते कुछ ही देर में उनसे जा मिले। गांधी जी ने मुड़कर देखा। भाई ने आगे बढ़कर मेरा परिचय कराया। मेरा भाई है, कल ही रात पहुंचा है। अच्छा, इसे भी घेर लिया? गांधी जी ने हंसकर कहा। नहीं बापू, यह केवल कुछ दिन के लिए मेरे पास आया है। गांधी जी ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और सिर हिला दिया। मैं साथ चलने लगा। गांधी जी के साथ चलने वाले लोगों में से मैंने 2-1 को पहचान लिया। डॉक्टर सुशीला नैयर थी और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई थे। मैं कभी आसपास देखता, कभी नजर नीचे किए जमीन की ओर, गांधी जी की धूल भरी चप्पलों की ओर देखने लगता। मैं गांधी जी से बात करना चाहता था, पर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। फिर सहसा ही मुझे सूझ गया। आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे, मैंने कहा। गांधी जी रुक गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में चमक सी आई और मुस्कुराकर बोले, याद है, मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। मिस्टर जॉन कैसे हैं? मैंने जॉन साहब का नाम सुन रखा था। वे हमारे शहर के जाने माने बैरिस्टर थे, मुस्लिम सज्जन थे। संभवतः गांधी जी उनके यहाँ ठहरे होंगे। फिर सहसा ही गांधी जी के मुंह से निकला, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, कभी थकता ही नहीं था। हमसे थोड़ा ही पीछे महादेव देसाई मोटा सा लठ उठाए चले आ रहे थे। कोहाट और रावलपिंडी का नाम सुनते ही आगे बढ़ आए और उस दौरे से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे। और एक बार जो सुनाना शुरू किया तो आश्रम के फाटक तक सुनाते चले गए। किसी वक्त गांधी जी बीच में हंसते हुए कुछ कहते। वे बहुत धीमी आवाज में बोलते थे, लगता अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने साथ ही विचार विनिमय कर रहे हैं। उन दिनों को स्वयं भी याद करने लगे हैं। शीघ्र ही वे सब आश्रम के अंदर जा रहे थे। मैं सेवाग्राम में लगभग 3 सप्ताह तक रहा। अक्सर ही प्रातः उस टोली के साथ हो लेता। शाम को प्रार्थना सभा में जा पहुंचता, जहां सभी आश्रमवासी तथा कस्तूरबा एक और को पालथी मारे और दोनों हाथ गोद में रखे बैठी होती और बिल्कुल मेरी माँ जैसी लगती।
उन दिनों में एक जापानी भिक्षु अपने चीवर वस्त्रों में गांधी जी के आश्रम की प्रदक्षिणा करता, लगभग मील भर के घेरे में बार बार अपना गांग बजाता हुआ आगे बढ़ता जाता। गांग की आवाज हमें दिन में अनेक बार, कभी एक ओर से तो कभी दूसरी ओर से सुनाई देती रहती। उसकी प्रदक्षिणा प्रार्थना के वक्त समाप्त होती, जब वो प्रार्थना स्थल पर पहुंचकर बड़े आदर भाव से गांधी जी को प्रणाम करता और एक ओर को बैठ जाता। उन्हीं दिनों सेवाग्राम में अनेक जाने माने देशभक्त देखने को मिले। पृथ्वी सिंह आजाद आए हुए थे, जिनके मुंह से वह सारा किस्सा सुनने को मिला कि कैसे उन्होंने हथकड़ियों समेत भागती रेलगाड़ी में से छलांग लगाई और निकल भागने में सफल हुए और फिर गुमनाम रहकर बरसों तक एक जगह अध्यापन कार्य करते रहे। उन्हीं दिनों वहां पर मीराबेन थी, खान अब्दुल गफ्फार खान आए हुए थे। कुछ दिन के लिए राजेंद्र बाबू भी आए थे। उनके रहते यह नहीं लगता था कि सेवाग्राम दूर पार का कस्बा हो। जब सड़क के किनारे एक दिन दोपहर के समय में आश्रम के बाहर निरुद्देश्य सा टहल रहा एक खोखे के पीछे से अजीब सी आवाज सुनाई दी, मैं मर रहा हूँ, बापू को बुलाओ। मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। मैंने उस ओर कदम बढ़ा दिए। खोखे के अंदर 15 साल का एक लड़का, जो देखने में गांव का रहने वाला जान पड़ता था, पड़ा हाथ पैर पटक रहा था और हाँफता हुआ बार बार कहे जा रहा था, मैं मर जाऊंगा, बापू को बुलाओ। एक आदमी उसके पास आकर खड़े हो गए थे। उनमें से एक आश्रमवासी जान पड़ता था। अरे कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या हुआ है? वैद्य को बुलाएं। बापू, बापू को बुलाओ, लड़का बार बार दोहराए जा रहा था। बापू नहीं आ सकते, जरूरी मीटिंग चल रही है। पर लड़का बराबर चिल्लाए जा रहा था और हाथ पांव पटक रहा था। इतने में मैंने आंख उठाकर देखा तो गांधी जी चले आ रहे थे। दोपहर का वक्त था और वह अपने नंगे बदन पर खादी की हल्की सी चादर ओढ़े मैदान लांघ रहे थे। आ गए बापू, आ रहे हैं, आश्रमवासी ने कहा, जिस पर लड़का ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगा, बापू मैं मर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, और दाएं बाएं सिर झुलाने लगा। गांधी जी उसके पास आकर खड़े हो गए। उसके फूले हुए पेट की ओर उनकी नजर गई, उस पर हाथ फेरा और बोले, ईख पीता रहा है, इतनी ज्यादा पी गया, तू तो पागल है। कुछ देर तक तो गांधी जी उसके फूले हुए पेट पर हाथ फेरते रहे, फिर उसे सहारा देकर उठाते हुए बोले, इधर नीचे उतरो और मुंह में उंगली डालकर कह कर दो, चलो, और कहते हुए हंस पड़े, तू तो पागल है। लड़का हाय हाय करता हुआ नीचे उतरा और नाली के किनारे बैठ गया। गांधी जी उसकी पीठ पर हाथ रखे झुके रहे। थोड़ी ही देर में उसका पेट हल्का हो गया और वह हाँफता हुआ बैठ गया। अब इधर खोखे में आकर लेट जा। कुछ देर चुपचाप लेटा रहे। कुछ देर तक गांधी जी उसके पास खड़े रहे, फिर आश्रमवासी को कोई हिदायत सी देकर मुड़ गए और हंसते हुए, तू तो पागल है, कहकर मैदान पार करने लगे। गांधी जी के चेहरे पर लेशमात्र भी क्षोभ का भाव नहीं था। वे हंसते हुए चले गए थे। हर दिन प्रातः जिस कच्ची सड़क पर वे घूमने निकलते उसके एक सिरे पर एक कुटिया थी, जिसमें एक रुग्ण व्यक्ति रहते थे। संभवतः वह दिल के मरीज थे। गांधी जी हर दिन उसके पास जाते और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करते। उनका वार्तालाप गुजराती भाषा में हुआ करता। मैं समझता हूँ गांधी जी की देखरेख में उसका इलाज चल रहा था। यह गांधी जी का रोज का नियम था। यह भी लगभग उसी समय की बात रही होगी। पंडित नेहरू कश्मीर यात्रा पर आए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में झेलम नदी पर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, 7वें पुल से अमीराकदल तक नावों में उनकी शोभायात्रा देखने को मिली थी, जब नदी के दोनों ओर हजारों हजार कश्मीर निवासी अदम्य उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। अद्भुत दृश्य था। इस अवसर पर नेहरू जी को जिस बंगले में ठहराया गया था, वह मेरे फुफेरे भाई का था और भाई के आग्रह पर कि मैं पंडित जी की देखभाल में उनका हाथ बटाऊं, मैं भी उस बंगले में पहुंच गया था। दिन भर तो पंडित जी स्थानीय नेताओं के साथ जगह जगह घूमते, विचार विमर्श करते, बड़े व्यस्त रहते, पर शाम को जब बंगले में खाने पर बैठते तो और लोगों के साथ मैं भी जा बैठता। उनका वार्तालाप सुनता। नेहरू जी को नजदीक से देख पाने का मेरे लिए यह सुनहरा मौका था।
उस रोज खाने की मेज पर बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लोग बैठे थे। शेख अब्दुल्ला खान, अब्दुल गफ्फार खान, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, उनके पति आदि। बातों बातों में कहीं धर्म की चर्चा चली तो रामेश्वरी नेहरू और जवाहरलाल जी के बीच बहस सी छिड़ गई। एक बार तो जवाहरलाल बड़ी गर्मजोशी के साथ तनिक तुनक कर बोले, मैं भी धर्म के बारे में कुछ जानता हूँ। रामेश्वरी चुप रहीं। शीघ्र ही जवाहरलाल ठंडे पड़ गए और धीरे से बोले, आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूँ। और उन्होंने फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोले फ्रांस द्वारा लिखित एक मार्मिक कहानी कह सुनाई। कहानी इस तरह है कि पेरिस शहर में एक गरीब बाजीगर नट रहा करता था, जो तरह तरह के करतब दिखाकर अपना पेट पालता था और इसी व्यवसाय में उसकी जवानी निकल गई थी और अब बड़ी उम्र का हो चला था। क्रिसमस का पर्व था। पेरिस के बड़े गिरजे में पेरिस निवासी सजे धजे, हाथों में फूलों के गुच्छे और तरह तरह के उपहार लिए माता मरियम को श्रद्धांजलि अर्पित करने गिरजे में जा रहे थे। गिरजे के बाहर गरीब बाजीगर हताश सा खड़ा है, क्योंकि वह इस पर भाग नहीं ले सकता। न तो उसके पास माता मरियम के चरणों में रखने के लिए कोई तोहफा है और न ही उस फटेहाल को कोई गिरजे के अंदर जाने देगा। सहसा ही उसके मन में यह विचार कौंध गया, मैं उपहार तो नहीं दे सकता, पर मैं माता मरियम को अपने करतब दिखाकर उनकी अभ्यर्थना कर सकता हूँ। यही कुछ है जो मैं भेंट कर सकता हूँ। जब श्रद्धालु चले जाते हैं और गिरजा खाली हो जाता है तो बाजीगर चुपके से अंदर घुस जाता है, कपड़े उतारकर पूरे उत्साह के साथ अपने करतब दिखाने लगता है। गिरजे में अंधेरा है, श्रद्धालु जा चुके हैं, दरवाजे बंद हैं। कभी सिर के बल खड़े होकर, कभी तरह तरह अंगचालन करते हुए बड़ी तन्मयता के साथ एक के बाद एक करतब दिखाता है, यहाँ तक कि हाँफने लगता है। उसके हाँफने की आवाज कहीं बड़े पादरी के कान में पड़ जाती और वह यह समझकर कि कोई जानवर गिरजे के अंदर घुस आया है और गिरजे को दूषित कर रहा है, भागता हुआ गिरजे के अंदर आता है। उस वक्त बाजीगर सिर के बल खड़ा अपना सबसे चहेता करतब बड़ी तन्मयता से दिखा रहा था। यह दृश्य देखते ही बड़ा पादरी तिलमिला उठता है। माता मरियम का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। आग बबूला वह नट की ओर बढ़ता है कि उसे लात जमाकर गिरजे के बाहर निकाल दे। वह नट की ओर गुस्से से बढ़ ही रहा है तो क्या देखता है कि माता मरियम की मूर्ति अपनी जगह से हिली है। माता मरियम अपने मंच पर से उतर आई हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नट के पास जा पहुंची हैं और अपने आंचल से हाँफते नट के माथे का पसीना पोंछती उसके सिर को सहलाने लगी हैं। यह कहानी नेहरू जी के मुंह से सुनी। मेज पर बैठे सभी व्यक्ति दच्चित होकर सुन रहे थे। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था, जिसके बगल वाले कमरे में मैं और मेरे फुफेरे भाई टिके हुए थे। उस रात देर तक नेहरू जी चिट्ठियां लिखवाते रहे थे। सुबह सवेरे जब मैं उठकर नीचे जा रहा था तो नेहरू जी के कमरे के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि नेहरू जी फर्श पर बैठे चरखा काट रहे हैं। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी। मैं चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आकर देखा कि बरामदे में तिपाई पर अखबार रखा था। मैंने अखबार उठा लिया और बरामदे में खड़ा नजरसानी करने लगा। मैं अभी अखबार देख ही रहा था कि सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। मैं समझ गया कि नेहरू जी उतर रहे हैं। उन्हें उस रोज अपने साथियों के साथ पहलगाम के लिए रवाना हो जाना था। अखबार मेरे हाथ में था। तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूंगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हो जाएगा। नेहरू आए। मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक ओर को खड़े रहे। वह शायद इस इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूंगा। मैं अखबार की नजरसानी क्या करता, मेरी तो टांगे लर्जने लगी थी। डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ न उठें। फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ। सुनते ही मैं पानी पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। उन दिनों में अफ्रो एशियाई लेखक संघ में कार्यकारी महामंत्री के पद पर सक्रिय था। ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस में अफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन होने जा रहा था। भारत से जाने वाले प्रतिनिधि मंडल में सर्वश्री कमलेश्वर, जोगिंदर पाल, बालू राव, अब्दुल बिस्मिल्ला आदि थे।
कार्यकारी महामंत्री के नाते मैं अपनी पत्नी के साथ कुछ दिन पहले पहुंच गया था। ट्यूनिस में ही उन दिनों लेखक संघ की पत्रिका लोट्स का संपादकीय कार्यालय हुआ करता था। एक आध वर्ष पहले ही पत्रिका के प्रधान संपादक फैज अहमद फैज चल बसे थे। ट्यूनिस में ही उन दिनों फिलिस्तीनी अस्थायी सरकार का सदर मुकाम हुआ करता था। उस समय तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं हुआ था और ट्यूनिस में ही यासिर अराफात के नेतृत्व में यह अस्थायी सरकार काम कर रही थी। लेखक संघ की गतिविधि में भी फिलिस्तीनी लेखकों, बुद्धिजीवियों तथा अस्थायी सरकार का बड़ा योगदान था। एक दिन प्रातः लोट्स के तत्कालीन संपादक मेरे पास होटल में आए और कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को उस दिन सदर मुकाम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कार्यक्रम का ब्यौरा नहीं दिया, केवल यह कहकर चले गए कि मैं 12 बजे तुम्हें लेने आऊंगा। वहां पहुंचे तो बड़ी झेप हुई। हमारे पहुंचने पर यासिर अराफात अपने 2-1 साथियों के साथ बाहर आए और हमें अंदर लिवा ले गए। संभव है संपादक महोदय ने सुरक्षा की दृष्टि से हमें खोलकर न बताया हो कि वास्तव में हम दोनों को दिन के भोजन पर आमंत्रित किया गया था। अंदर पहुंचे तो सदर मुकाम के लगभग 20 अधिकारी तथा कुछ एक फिलिस्तीनी लेखक तपाक से मिले। कुछ एक से मैं पहले मिल चुका था। हम बड़े कमरे में दाखिल हुए। दाईं ओर को लंबी सी खाने की मेज पहले से लगी थी। उस पर पहले से ही एक बड़ा सा भुना हुआ बकरा रखा था जो लगभग आधे मेज को घेरे हुए था। मैं और मेरी पत्नी कमरे के बाईं ओर बैठाए गए, जहां चाय पान का प्रबंध था। यासिर अराफात हमारे साथ बैठ गए। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा वार्तालाप ज्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता था। फिलिस्तीन के प्रति साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्यायपूर्ण रवैये की हमारे देश के नेताओं द्वारा की गई भर्त्सना, फिलिस्तीन आंदोलन के प्रति विशाल स्तर पर हमारे देशवासियों की सहानुभूति और समर्थन आदि। 2-1 बार जब मैंने गांधी जी और हमारे देश के अन्य नेताओं का जिक्र किया तो अराफात बोले, वे आपके ही नहीं, हमारे भी नेता हैं, उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए। बीच बीच में आतिथ्य भी चल रहा था। अराफात हमें फल छील कर खिला रहे थे, हमारे लिए शहद की चाय बना रहे थे। साथ ही साथ इधर उधर की बातें भी चल रही थी। अराफात की इंजीनियरिंग की शिक्षा के बारे में, उनकी अनथक हवाई यात्राओं के बारे में, शहद की उपयोगिता के बारे में। शीघ्र ही हम बड़े इत्मीनान से उनके साथ बतिया रहे थे। जब भोजन का समय आया तो मैं अपनी जगह पर से उठा और यह अनुमान लगाकर कि गुस्लखाना कमरे के पार गलियारे में होगा, मैं सीधा कमरा लांघ गया। गुस्लखाना वहीं पर था। मेरा अनुमान ठीक निकला, पर मेरी झेप का अंत नहीं था। जब मैं गुस्लखाने में से बाहर निकला तो यासिर अराफात तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। आज के अतीत का अंश। थैंक योर फोल्डेड हैंड्स।